what is importance of voting. Discuss its different method. जी नहीं, what is importance of voting? Discuss its different methods. ये क्वेश्चन हमारा जो एग्ज़ाम में आ चुका है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पहले हम समझते हैं इलेक्टोरेट। यानी कि इलेक्शन करवाने का तरीकाकार। ये कंसेप्ट कहाँ से आया, इलेक्शंस कब शुरू हुए, क्यों ये निज़ाम बनाया गया, इसका मकसद क्या था, अगर इसका मकसद सही था तो पहले क्यों नहीं बनाया गया, बाद में क्यों बनाया गया। इस सारी चीज़ों को पहले इसका कंसेप्ट क्लियर करते हैं। पहले मैं आपको बताता हूँ इस्लामिक कंसेप्ट के हिसाब से कि वोटिंग का क्या क्राइटेरिया रखा गया था। आज से 1400 साल पहले इस्लाम में खुलफाए राशिदीन आए। अब कौन सा खलीफा किस काम के लिए बेहतर है, क्या ये खलीफा होने के लिए अहल भी है, क्या इसमें इतनी काबिलियत है। खलीफा से मुराद था जो सरबराह था, रियासत का, हुकूमत का जो सरबराह था, क्या उसमें इतनी एबिलिटी है कि वो एक रियासत को चला सके। उस चीज़ को क्लियर करने के लिए इस्लाम ने सबसे पहले क्या काम किया कि जो उस वक़्त उलमाए दीन थे, हमारे दीन थे, जो दानिश्वर थे, जो नेक और परहेजगार सहाबा कराम थे, बुज़ुर्ग थे, उनको बिठाया गया और उनसे पूछा गया कि मुसलमानों का जो रियासत को चलाने के लिए किसको खलीफा बनाया जाए। तो उसके लिए लोगों से मशावरत की गई। तरीका ये भी वोटिंग का ही था। जब मशावरत की गई तो पूछा गया तो हज़रत उमर का नाम आया। हज़रत उमर, हज़रत बकर सिद्दीक़, ये सारे लोगों की मशावरत से और उनके हक़ में बोलने वालों की जब अकाउंटिंग की गई, यानी कि ये निज़ाम होता था कि सारे बैठे हुए हैं, ये इनका पूरी ओवरऑल पब्लिक, जो पब्लिक के नुमाइंदे जिनके जो छोटे छोटे सरदार थे, नेक बुज़ुर्ग थे, साहबा, उनको बिठाया गया, बिठा के पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हमने इसे मानते कि ये मुसलमानों का खलीफा इसे होना चाहिए। ये आज से 1400 साल पहले ही इस्लाम ने इसका कंसेप्ट दे दिया था। यानी कि अवाम का ही नुमाइंदा अवाम ने से ही लिया। फिर ये मुख्तलिफ अदवार आए, चेंजिंग आई, निज़ाम बदलते गए। फिर उसके बाद बादशाहत का सिस्टम था कुछ रियासतों में, कुछ बड़े आज़मों में। तो वहाँ पे भी यही, वहाँ पे वोटिंग का सिस्टम नहीं था। वहाँ पे ये था कि बादशाह मर गया तो जो अगर उसका कोई बेटा है, बेटी है या कोई औलाद है तो उसका हकदार है। अगर 2 भाई हैं तो जो छोटा भाई है उसकी बारी आ जाएगी, अगर बड़े का कोई नहीं है तो छोटे की आ जाएगी। इस तरह था, आपस में ही रहती थी। यानी कि जो बादशाहत थी वो आपस में ही बांटते थे। ब्रिटिश में भी यही निज़ाम था उस वक़्त कि बादशाह के बाद बादशाह का बेटा या उसका कोई फैमिली मेम्बर वो बन जाएगा। लेकिन इस चीज़ को सॉर्ट आउट करने के लिए कि आखिर बादशाह ही क्यों, उसी की फैमिली ही क्यों, अवाम का बंदा क्यों नहीं आ सकता, क्या अवाम में टैलेंट नहीं है।
वही अवाम है जो रियासत को मजबूत करती है। तो क्या उसमें इतनी एबिलिटी बनी है कि अवाम का बंदा कोई आके सरबराह बने हुकूमत को चलाए, हुकूमत का निज़ाम चलाए। तो इसके लिए 16वीं-17वीं सेंचुरी में जब ब्रिटिश वालों की बादशाहत किंगडम सिस्टम ख़त्म हुआ तो उन्होंने अवाम में एक तरीका बनाया कि हम अवामी बंदों को शामिल करना है, तो उसमें एक हमने वोटिंग को इंक्लूड करना है, वोटिंग पावर को इंक्लूड करना है। अब वो निज़ाम क्या था? पहले स्टेप लिया इस्लाम ने, खुलफा राशिदीन में लिया, फिर उसके बाद स्टेप लिया बाकियों ने, लेकिन 1400 साल बाद जाके 16वीं, 17वीं, 18वीं सदी में जाके ये चीज़ें आई, इंट्रोड्यूस हुई, आस्ता पता चला। फिर वहाँ पे जब अवाम को शामिल किया गया तो अवाम ने अपने अपने फ़ैसले को बताया कि हमने ये मुंतखब नुमाइंदा रखना है अपना, और यही हमारा अवामी बंदा होगा। उस निज़ाम को एक्सेप्ट किया गया और उसको एक वोटिंग की शक्ल दे दी गई। उसका काम कर दिया गया वोटिंग, यानी कि अवाम को एक पर्ची दे देगी। जो उस वक्त आईडी कार्ड का कंसेप्ट तो था ही नहीं, वो ये था कि ये रियासत का बंदा है, नाम दे दिया, पर्ची दे दी, वो पर्ची जाएगा, दिखाएगा, अपने बंदे को अपना फैसला बता देगा, जनाब मैंने इस बंदे को वोट देना है या इसको नहीं देना। उसको फिर वक्त के साथ साथ मॉडर्न दौर आ गया, फिर उसको रीशेप कर दिया गया, फिर वोटिंग को बाकायदा मुख्तलिफ चीज़ों में कन्वर्ट कर दिया गया। जो आज के दौर में जो 5G 6G का दौर है, 2022 का दौर है, आज के दौर में उस वोटिंग को एक बतौर आईडी कार्ड आप अपनी वोटिंग पावर के तौर पर इस्तेमाल करें, और इसके साथ साथ आप ऑनलाइन भी वोटिंग कर सकते हैं। लेकिन मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ चीज़ों को चेंज किया गया, वक्त के साथ साथ तब्दीलियाँ आती रही। जब वोटिंग पावर वहाँ में आ गई तो सबसे पहले इस चीज़ को आगे एज इट इज़ फॉरवर्ड किया ब्रिटिश ने। इस चीज़ को फॉरवर्ड किया ब्रिटिश वालों ने। तो उसको बाकी मुल्कों ने फिर फॉलो किया और आस्ता आस्ता ये निज़ाम चलता चलता पूरी दुनिया में फैल गया। और आज के दौर में वोटिंग के बगैर आप एक रियासत में, वो कहते हैं ना, पत्ता नहीं हिला सकते, इसमें कोई शक नहीं। इसकी इतनी अथेंटिकेशन हो गई है, चाहे वो वोटिंग अवाम की हो, चाहे वो वोटिंग जो मिनिस्टर्स हैं, जो MNA हैं, उनके अपने के लिए हो, असम्बलीज़ में इस्तेमाल करनी हो, वोटिंग के बगैर आप रियासत में कोई भी चीज़ चेंज नहीं करवा सकते। कानून साजी से लेकर मुल्क में पॉलिसीज़, न्यू पॉलिसीज़ इंट्रोड्यूस करवाने की हद तक हर चीज़ में आपको वोटिंग चाहिए होती है। तो उस वोटिंग को, पूरे प्रोसीजर को मेंटेन करने के लिए इलेक्टोरेट का सिस्टम लाया गया। ये क्या सिस्टम था? पहले ये काम करना है कि जो मुल्क के अंदर जितनी आबादी है पहले उसको काउंट करना है। वो कैसे होगी? मर्दमशुमारी करके। वो घर घर जाएगा, पता करेगा कि इस एरिया में, इस गली में, इस मोहल्ले में एक ख़ानदान में कितने अफराद हैं, उनका अंदराज करेगा। फिर वो सबसे डाटा कलेक्ट करेगा, पूरे मुल्क से डाटा कलेक्ट करने के बाद वो डाटा एज इट इज़ फॉरवर्ड हो जाएगा जो डाटा को कंट्रोल करने वाले इदारे उनके पास। फिर वो उसको सम अप करेंगे। फिर आपको एक एक घराने का नंबर दे के, जिस तरह आपके आईडी कार्ड में लिखा था ना घराना नंबर, एक्चुअली जो आपका घराना नंबर होता है वो ही आपकी शनाख्त होती है। जब वो घराना नंबर को इंटर करता है वो सारा डाटा आ जाता है, कितने बहन भाई हैं और क्या सारे कितनी कितनी उम्र के हैं और हर चीज़ सारी। उस सिस्टम को इस लेवल पर पहुंचने तक जो प्रोसीजर आते हैं उनमें पहली चीज़ आई अवेयरनेस। पब्लिक में अवेयरनेस नहीं होगी तब्दीली नहीं आ सकती, वोटिंग नहीं हो सकता, शौर नहीं होगा तो काम आगे नहीं चलेगा। दूसरा, लॉ बनाएंगे। कई मुल्कों में ऐसे भी कानून हैं कि अगर आपने जानबूझकर वोटिंग नहीं की, मतलब छुट्टी होती है ना, तो जो एशियन कंट्रीज़ है मोस्टली, जैसे पाकिस्तान, इंडिया, इसमें कल्चर ये है कि जब इलेक्शन होते हैं तो इलेक्शन वाले दिन हम छुट्टी होती है तो वो फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, और जो जिस मकसद के लिए छुट्टी होती है उसको हम यूटिलाइज करते ही नहीं। बात को फॉलो करें हम।
तो उन्होंने कानून ये बनाया कि अगर कोई वोटिंग जानबूझकर भी नहीं डालेगा तो उसके लिए भी सजा का सिस्टम बनाया गया। दूसरा कि जिसकी एज अडल्ट एज यानी कि 18 का हो जाएगा तो वो बंदा अपनी सोच के मुताबिक, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक वो किसी को तनकीद करे या तारीफ़ करे, तहरीर करे या तकरीर करे या तनकीद करे, वो आज़ाद अपने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का फ़ायदा उठाएगा और वो उसको यूटिलाइज़ भी करेगा। जो वोटिंग है, वोट का भी यही किरदार है कि वो जिसको चाहे मुंतखब करे। अगर उसको नुमाइंदा पसंद है, वो समझता है कि ये नुमाइंदा मेरा जो है ये मेरे मसाइल हल करवा सकता है, उसको वोटिंग करेगा और अपना वोट कास्ट करा देगा। अच्छा, जो वोटिंग करने का मकसद क्या है, अब ये चीज़ बड़ी अहम है। वोटिंग एक किस्म का साइलेंट डिसीशन मेकिंग है, एक ऐसा फ़ैसला जिसे खामोश फ़ैसला हम कह सकते हैं, जो आप अपनी मर्ज़ी से किसी के हक़ में या किसी के ख़िलाफ़ करते हैं। वोटिंग का सिस्टम ये। अब आगे वोटिंग की काइंड शुरू हो जाती हैं, एपिसोड ऑफ वोटिंग्स। अगर कोई गैर हाज़िर है तो उसका क्या वोट कास्ट होगा कि नहीं होगा। किसी की डेथ हो गई थी है, हमारे पाकिस्तान में तो पता है कि माशाल्लाह सुभान अल्लाह, जिनको मरे को भी 20-20 साल हो गए हैं, उनके भी वोट पड़ जाते हैं। और जब वोट उनके अकाउंट करें तब हैरान हो जाते घर वाले कि हमारे भी जो आबाओ जदाद के अफराद हैं, घर के अफराद, वो ज़िंदा हैं, बाकी जो कब्रें हैं वो जाली हैं। तो वो बाद में पता चलता है उनको। वो इतने खुश हो जाते हैं हर 5 साल बाद कि हमारा कोई ना कोई इन्होंने अफराद को ज़िंदा कर दिया, उसका वोट कास्ट करवा दिया। वो होता है एब्सेंट ऑफ वोटिंग। एक होता है पावर ऑफ वोटिंग, यानी कि जिसमें वुमेन्स और मैन को ये पावर दी जाती है कि वो इस वोटिंग के ज़रिए डिसीशन करने में आसानी हो। बजाय आप किसी के साथ फ़ाइट करें, बहस करें, लड़ाई करें, झगड़ा करें, आप उसकी पॉलिसी से अगर आप एग्री हैं तो वोटिंग कर दें, अगर नहीं एग्री तो उसके खिलाफ कर दें। वोट ये होती है पावर ऑफ वोटिंग। एक इसमें होता है सीक्रेट बैलेट। वो क्या चीज़ होती है? इलेक्शन में ना एक होती है डायरेक्ट वोटिंग, एक होती है इनडायरेक्ट। एक होता है डायरेक्ट इलेक्शन, एक होता है इनडायरेक्ट इलेक्शन। डायरेक्ट इलेक्शन वो होता है जिसमें डायरेक्टली पब्लिक पार्टिसिपेट करती है और पब्लिक उसको वोट डालती है। इनडायरेक्ट इलेक्शन वो होते हैं जो अदारों के अंदर, यानी कि असम्बली के अंदर जो मुंतखब नुमाइंदे होते हैं रियासत के, जो आपके वोट से मुंतखब हुए होते हैं, वो अपने वोट को मुख्तलिफ पॉलिसीज़ में, मुख्तलिफ कानून साजी में इस्तेमाल करते हैं। उसे हम कहते हैं इनडायरेक्ट इलेक्शन। और थर्ड इसकी जो टर्म है वो है सीक्रेट बैलेट। वो क्या होती है कि आपने कानून साजी करनी है और सारे कह रहे हैं जब मैं आपके हक़ में हूँ, मैं आपके हक़ में, मैं आपके हक़ में हूँ। वो वोट कास्ट करने जाएगा, लेकिन उसके वोट को आइडेंटिफाई नहीं किया जाएगा कि ये वोट क्या इसने उसको डाला भी है कि नहीं। जैसा कि हमारा कल्चर है, हम यही कहते हैं भाई सारे वोट ही तेरे हैं, लेकिन जब वो वोट काउंटिंग करते हैं तब उसका अपना बेचारे का निकलता, बाकी निकलता ही नहीं किसी का। तो वो इस खुशफहमी में रहता है। तो वो सीक्रेट बैलेटिंग में ये होता है कि वो जाता है कानून साजी में, असम्बली में जाता है। जैसे सेनेट के चेयरमैन के इलेक्शन हुए तो वहाँ पे हुई सीक्रेट बैलेट। वो गए, वो जाके अपना उसने नाम देखा, नंबर देखा, सीरियल नंबर देखा, देख के उसने वोट डाला। किसी को नहीं पता कि इसने हमारे हक़ में वोट डाला है या हमारे ख़िलाफ़। उसे हम कहते हैं खुफिया बैलेटिंग कहते हैं, सीक्रेट बैलेटिंग कहते हैं, जिसमें किसी का पता ना चल सके इसने वोट उसको डाला है कि नहीं। उसे कहते हैं सीक्रेट बैलेट। अब इन इलेक्शंस का और ये जो इलेक्टोरेट सिस्टम है सारा, जिसमें पर जो जितना सारा ये प्रोसीडिंग होती है, प्रोसीजर चलता है, ये सारा, इसका मकसद अब क्या था? मकसद सिर्फ ये था कि जितना ज़्यादा हो जो अवाम का फंडामेंटल राइट है ना, वो उनको मिलना चाहिए, जिसमें वो इजहार कर सकें, चाहे बोल के कर सकें, चाहे वोटिंग के ज़रिए कर सकें। वो उस मकसद को, यानी कि हुकूमत और अवाम में राब्ते को मजबूत करने के लिए ये निज़ाम चलाया गया। अगर हुकूमत का ऊपर तनकीद करनी हो या हुकूमत के हक़ में हो या उसके ख़िलाफ़ हो, तो हुकूमत को ही पता चले कि वहाँ हमारे साथ है भी है कि नहीं। और जिस रियासत में अवाम साथ ना हो
क्या वो रियासत टिक सकती है? क्या वो रियासत तरक्की कर सकती है? कभी नहीं करेगी। अगर अवाम उसके साथ ना हो, अकेली फौज साथ हो, तब भी वो कामयाब नहीं सकती। अवाम का साथ होना ज़रूरी है। और अवाम कितना साथ है नहीं है, ये भी चीज़ आपको बताती है इलेक्शंस। तो इसलिए डेमोक्रेसी में, जमहूरियत में ये चीज़ इंट्रोड्यूस करा के जमहूरियत को मज़ीद मजबूत करती है। और इस्लाम पहले ही डेमोक्रेसी के हक़ में है। जैसे मैंने बताया खुलफा राशिदीन की कैसे सिलेक्शन होती थी, अवाम, और उनका ये मोटो होता था, जितने भी खुलफा राशिदीन थे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ फरमाते हैं कि ऐ लोगो, अगर मैं कुरान और सुन्नत के मुनाफी कोई हुक्म दूँ तो बेशक मेरे हुक्म की पैरवी मत करना, बल्कि यहाँ तक बल्कि मुझे मेरे मनसब से हटा देना। ये होता है लेवल, लीडर का लेवल। ये होता है कि जब मैं कुरान सुन्नत से हट जाऊं और कोई इस तरह का काम करूं, या इस तरह की, अगर मैं इसको एलैबोरेट करूं, तो उनका मकसद ये था कि अगर मैं कोई इस तरह का काम करूं जो इस्लाम और कुरान सुन्नत के मुनाफी हो, या ऐसी कोई पॉलिसी बनाऊं अवाम के लिए जिसमें इस्लाम का कोई किरदार ना हो, तो बेशक आप मेरा हुक्म ना माने, बल्कि मुझे मेरे मनसब से हटा दो। जब बेटा लीडर में ये क्वालिटी आती ना, तब रियासतें डेवलप करती हैं, तब रियासतें दुनिया की ताकतवर तरीन रियासतें बनती हैं। उनका जब उनकी बारी, तब भी वोटिंग हुई, लेकिन वोटिंग उस वक्त कैसे हुई? वो हुई बरमला, सामने हुई वोटिंग। इसने सामने कह दिया हाँ जी मैं इसके साथ, कोई मुनाफकत नहीं। हमारे तो मुनाफकत चलती है ना खुल्लम खुल्ला, वहाँ मुनाफकत चली। जिसने कहा मैं तुम्हारे साथ हूँ वो साथ है, जिसने कहा तुम्हारे साथ नहीं हूँ उसने कहा मैं नहीं। तो ये सारा सिस्टम का जो मेजर काज थी ना, वो यही थी कि डेमोक्रेसी को स्ट्रॉन्ग करें और अवाम को मज़ीद इतना पावर दें, इतना ताकतवर बना दें, इतने उनको डिवीजन ऑफ पावर कर दें कि वो पावर्स को यूटिलाइज़ करके अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले करवा सकें जिसमें अवाम का फ़ायदा हो। ये था सारा। अगर फ़र्ज़ करें सिस्टम ना होता, इलेक्शंस का, इलेक्टोरेट का, वोटिंग सिस्टम ना होता, तो जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसके पास पैसा वो आ जाएगा ऊपर, और जो बेचारा नहीं इस काबिल, जिसके पास फाइनेंशियली कमज़ोर है, वो कभी भी मुल्क की तरक्की में हम किरदार अदा नहीं कर सकता। क्योंकि जब वो मेन पावर में आएगा ही नहीं, तो चीन कैसे लेके आएगा? तो इसलिए ये निज़ाम बनाया गया था, ठीक है, और ये अभी तक स्टिल चल रहा है। अब अगर इसकी एग्जाम्पल दे दूँ आपको, मुख्तलिफ मुल्कों में इलेक्शंस का मुख्तलिफ किस्म का निज़ाम बनाया हुआ है। जैसे स्विट्ज़रलैंड में अगर कानून साजी करनी हो ना, कानून बनाना भी हो या मेंबर मुंतखब भी करने हों, तो उसके लिए वो रेफरेंडम कराते हैं। रेफरेंडम क्या होता है कि आप अपने घर में बैठे हैं, रोड्स पे हैं, शॉपिंग मॉल पे हैं, कहीं पे हैं, उन्होंने पूल्स बनाए हुए हैं। अब वो पूल्स का क्या काम है? सारे कंप्यूटराइज पूल्स होते हैं कि अगर मुल्क के अंदर कोई नया कानून बनने वाला है, कोई कानून बनाना चाहते हैं, और उस कानून की सारी तफसील वो लिख देते हैं, और नीचे लिखते हैं कि अगर आप इससे एग्री हैं तो वोट कर दें, नहीं है तो ना कर दें, या कोई सजेशन है तो वो देनी है तो वो दे दें, ठीक है। रेफरेंडम में क्या होता है? वो जाएंगे घर बैठे हुए, इंटरनेट पे भी, ऑनलाइन अपना आईडी कार्ड पुट इन करेगा और उसके हक में या मुखालफत में वो वोटिंग दे देगा। अब अगर उसके हक में ज़्यादा आ गई पूरे मुल्क से, तो वो कानून बन जाएगा। अगर उसके ख़िलाफ़ आ गई तो वो कानून नहीं बनेगा। और अगर सजेशन ऐसी आ गई कि कानून यही रहे लेकिन इसमें ये चीज़ें तब्दील कर दें, तो वो उसी को फॉलो करेंगे। अब उनका है, वो भी सिस्टम वही है, वोटिंग उधर भी हो रही है, लेकिन रेफरेंडम बेस पे हो रही है। कानून बनाते हैं रेफरेंडम बेस पे करते हैं। हमारी जो साउथ एशियन कंट्रीज जस्ट लाइक पाकिस्तान एंड इंडिया हो गया, तो उसमें अवाम को कहते आप डालें, लेकिन अवाम तो वो है जो मर गए उसके वोट भी पड़ जाते हैं, जो गुमशुदा हैं उनके वोट भी पड़ जाते हैं, जो कभी मिले नहीं उनके वोट भी पड़ जाते हैं। लेकिन वहाँ पे चेक एंड बैलेंस नहीं है, कोई इस तरह का साफ शफाफ निज़ाम नहीं है जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकें ये वोट बिल्कुल ठीक पड़े।
सो ये ओवरऑल व्यू देने का आपको मकसद ये था कि जो इलेक्टोरल सिस्टम है, जो इलेक्शन का सिस्टम है, ये क्यों है, क्या था और वोटिंग का मकसद क्या है। ठीक है, यहाँ तक कोई क्वेश्चन है टॉपिक के हवाले से? एनी क्वेश्चन अबाउट ऑफ दिस टॉपिक? रखें जी अब इंट्रोडक्शन। इंट्रो लिखें इसका जी। इन द पॉलिटिकल साइंस with democratic countries people express their will. People express their will through their elected members as all their citizens are not eligible for political participations. A part of them participation, a part of them citizen having the right to vote, are called electorate or voters. डेफिनेशन लिख लें, इंटरप्रिटेशन लिख लें या डेफिनेशन लिख लें? According to Oxford Dictionary of Law, the process, according to Oxford Dictionary of Law, the process of choosing by vote a member of representative body लिख लिया जी। आगे जनाब काइंड्स। पहले लिखे जी डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट इलेक्शन। डायरेक्ट इनडायरेक्ट इलेक्शंस। डायरेक्ट इलेक्शन मैंने बताया जिसमें आवाम डायरेक्टली पार्टिसिपेट करती है वोटिंग के ज़रिए,
और इनडायरेक्ट इलेक्शन वो होते हैं जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, ये कानून साजी में जो वोटिंग करते हैं या कुछ चेंजिंग करते हैं कानून में या पॉलिसीज़ में, उसे हम कहते हैं इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में आवाम आती है और इनडायरेक्ट में यही मेंबर्स आते हैं जो इलेक्टेड होते हैं। ठीक हो गए जी जी। लेकिन द सिस्टम ऑफ इलेक्शन adopted by most of the democratic states is direct one in which the electorate directly elect their for all political offices offices. The electorate elect the members of an electoral college and mandate to elect members. Next is the advantage of election. Advantage of election. It generally argued that better person can be returned through indirect election as the ultimate and direct responsibility of an elections in few selected person best to this task. नेक्स्ट है जी मेथड ऑफ वोटिंग। ये हो गए थे इलेक्शंस के, अब आएंगे वोटिंग्स के। यानी कि मेथड क्या है वोटिंग का, किस तरह वोटिंग होती है, क्या तरीका है उस चीज़ों का लिखेंगे। दी इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेस in modern democratic is carried on through
is carried on through secret ballot, is carried on through secret ballot in respect of the choice of candidates the voters। क्या इशू है इससे? रुक गए थे इसमें। 30 मिनट का होता है, रीस्टार्ट करना पड़ता है 30 फिर मिनट का। अच्छा तो बता दिया गया ना, हाँ वो से फिर वो ग्रुप में मिल गया था आपको, कर दिए थे इसमें। अच्छा जी, एब्सेंट वोटिंग, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एब्सेंट वोटिंग। सर ये काइंड है, ये काइंड्स हैं, पहले काइंड्स हमने बताई हैं इलेक्शंस की, उसके बाद मेथड काइंड शुरू होती है, मेथड शुरू होता है वोटिंग का कि कौन कौन से वोटिंग में, एक मेथड ऑफ वोटिंग क्या है, एब्सेंट पहला पॉइंट है ये। हाँ ये पहला पॉइंट है एब्सेंट वोटिंग। In modern democratic, all possible measures are adopted with a view to minimize the wastage of votes in case a voter is away from the constituency, constituency on the polling day is called absent voting। नेक्स्ट है कंपल्सरी वोटिंग, COMPLUSORY। एक मिनट बेटा बात सुन, जाएंगे क्लास के बारे में बात। लिखिए जी। अच्छा बेटा, ये जो हम पढ़ते नहीं कंपल्सरी कहते हैं, कंपल्सरी वोटिंग है जी, कंपल्सरी सब्जेक्ट है हमारा, वो क्या होता है हमारा लाजमी। तो हम काल ही सुनी पुत्र, क्लास नहीं होना। ये होता है लाजमी वोटिंग, जैसे लाजमी सब्जेक्ट होता है कि आपने वोट कास्ट करना ही करना है। अगर आप उस हलके में आते हो, आपके वोट का अंदराज है और आप जिंदा भी हो, चलते फिरते भी हो, तो फिर आपको वोट डालना चाहिए, ना कि आपकी जगह कोई मरे हुए वोटों की कास्टिंग हो जाए और आप देखते रह जाएं। तो इसलिए इसे कहते हैं कंपल्सरी वोटिंग। लिखिए नहीं, इट इज a voter to cast his vote or abstain from it moral obligation on the voters to use this right
फॉर एग्जाम्पल कंपल्सरी वोटिंग एग्जिट दो बंदे चाहिए सर। इसलिए लाइव रिकॉर्डिंग का क्लास कैसे लिखी हो थाने जाना इसलिए पर्चा किसने जाना मैं ते तला इन्हें तो है होया मित्ते है जी जी अच्छा ये पर्चा लाइव जाना पूरी दुनिया जो दिख लगा है ठीक हो जा पुत्र तू भी ठीक पट्टी को नहीं तेन ठीक करदा मैं तू बड़ियां गवाहियां दे रहा अजकल अच्छा जी फॉर एग्जाम्पल वो लिख लिया बेटा वोटिंग एग्जिस्ट ये लिख लिया बेल्जियम and those who violate this law are punished। जो मैंने आपको बताया था ना कि वोट देना लाजमी है और अगर आपने उस छुट्टी को किया एंजॉय और वोट नहीं डाला तो सम कंट्रीज़ में बहुत सख्त सज़ा मिलती है। वो चेक करते हैं बायोमेट्रिक रिकॉर्ड उनके पास आता है कि इस बंदे ने फिज़िकली वहाँ जाके वोट डाला कि नहीं डाला। अगर वो नहीं डाला तो उसको बतौर सज़ा वो बहुत सख्त सज़ा देते हैं बड़ी सख्त सजा देते हैं। हालांकि साउथ एशियन कंट्री में ये सज़ा नहीं होनी चाहिए चीज़ें आनी भी चाहिए। बेल्जियम इज़ बेस्ट इस काम में इंसाफ के मामले में भी बहुत आगे है और इस तरह के जो लॉ है ना जिससे चेंज आना होता है कंट्री को तो जो हम यूरोपियन कंट्री है वहाँ बाकायदा ये जुर्म है वोट ना डालना। नेक्स्ट है जी वोटिंग बिहेवियर। Voting behavior. The mood of election can of course affect and determination the tone of popular candidate nevertheless आगे फिर the attitude and the behavior of the electorate is also an important determination in this respect. Voting behavior is generally conditioned by socio-economic
Generally, sir. generally conditioned by socio-economic, comma, cultural, comma, religious and political environment. लिख लें। नेक्स्ट पॉइंट है कंडीशन फॉर इलेक्शन। कंडीशन फॉर कंडीशन फॉर इलेक्शन मतलब शराइत क्या होनी चाहिए इलेक्शंस के लिए। जो वोटिंग की शराइत है वो है मिनिमम 18 साल। जो इलेक्शन में हिस्सा लेने की एज है वो है, अगर आप एमपी का इलेक्शन लड़ना चाहते हैं तो आप कम से कम 22-23 साल से अबव हो, और अगर आप एमएनए का इलेक्शन लड़ना चाहते हैं तो आपकी 25 प्लस होना चाहिए आप एमएनए के लिए। और अगर आप वज़ीर आज़म के लिए बनना चाहते तो आपकी 35 से 45 के बिटवीन एज होनी चाहिए। ये कंडीशंस हैं। कंडीशन के क्राइटेरिया में पूरा उतरेगा तो फिर ही वो आगे जाएगा ना। तो कंडीशन को पूरा करना लाजमी है कैंडिडेट के लिए भी और वोटर के लिए भी। किस एज तक रह सकते हैं? एज जब तक सांस है तब तक। हाँ, अगर 18 साल से ऊपर हो जाए तो ठीक है, चलता रहे। शुरू मतलब कि हम अप्लाई कर सकते हैं तो वन के लिए कितनी देर कर सकते हैं, कितनी एज तक, मतलब अगर वज़ीर आज़म है तो उसकी एक ओवर एज भी होगी? नहीं 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 नहीं, मैं बता रहा हूँ सांसें चलनी चाहिए बस उस पर। अब इमरान खान के वो 75 प्लस जी, तो वो चल रहा है, सांसें साथ दे रही हैं, वज़ीर आज़म बनता रहेगा, चलता रहेगा। जब सांसों ने जवाब दे दिया, जान निकल गई, रूह काबिज़ होगी, फिर वो उसकी जगह, उसके बाद फिर आपके चांसेस हैं, अदरवाइज नहीं जी। इफ ऑल द सिटीजन fulfill minimum age requirement RAREL are given the right to vote without any condition on the basis of caste, comma, color, comma, religion, comma, sex, comma, education, or education or wealth. The system will be called universal or adult age. ये होगा जी हमारी पॉइंट्स, यहाँ तक। आगे पर्पस आएगा।
इलेक्शन करवाने का पर्पस क्या है, मकसद क्या है? इसमें आप लिख लें मॉडर्न डेमोक्रेसी procedure for the change of procedure for the change of policy about state and different government institutions they use election procedure through voting. That's called purpose of election. फर्स्ट है जी पॉइंट इसका फॉर्मर इलेक्शन. एन इलेक्शन लिखने पॉइंट. एन इलेक्शन इज फॉर्मल डिसीजन formal decision making process by which a population choose an individual to hold public office. सेकंड है जी, लिख लिया बेटा. सेकंड है जी सिलेक्टिंग कैंडिडेट. Selecting candidate. The universal use of election as a tool for selecting candidate in modern democratic practice in the world. राइट ऑफ वोट या राइट टू वोट कि वोट का हक लिखे नहीं. द राइट टू वोट इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड. द राइट टू वोट इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड बाय जेंडर, race,
रेस कहते हैं नस्ली इम्तियाज को, कॉमा सोशल स्टेट्स, कॉमा सेक्स, OR वेल्थ। एलिजिबल टू वोट, एलिजिबल टू वोट यानी कि वो अहल है वोटिंग के लिए। सिटीजन बिकम एलिजिबल टू वोट, सिटीजन बिकम एलिजिबल टू वोट आफ्टर reaching the voting age which is typical 18 years old। And last point is conclusion। लिखिए जी कंक्लूजन और मैं चेक करता हूँ भैया। कौन सा हाँ जी, कर लिया कंक्लूजन, ले आओ यार। जिसका कंक्लूजन सही होगा ना उसको एक कप ऑफ चाय, कप ऑफ टी मिलेगा। जाओ जी, लिख लें।
we can say that every states or countries adopted all the electoral systems. It is the fundamental right of the every citizen the process of choosing by the vote a member of representative body. Good. गुड हो गया, शाबाश। अपने अपने अल्फाज हों आपके, पर हो रेलेवेंट, लकीर का फ़कीर नहीं। अपनी मर्ज़ी से एक्सप्रेशन करें, जो आपको समझ आई उसके मुताबिक लिख दें, रेलेवेंट लिख दें। बेसिकली मैं थोड़ा सा फिर दोबारा थोड़ा सा आपको रिफ्रेश रिमाइंड करने के लिए ना, ताकि आपको और बेहतर पॉइंट सारे एलैबोरेट कर दूँ। बेसिकली क्वेश्चन का मकसद था कि इलेक्शन क्यों होने चाहिए, इलेक्शन करवाने का मकसद क्या है, और अगर इलेक्शन होने ही हैं तो उसमें जो वोटिंग पावर है अवाम को जो दी गई वो क्यों दी गई है, अवाम ने उसका क्या फ़ायदा है, अवाम को वोटिंग का इस्तेमाल करने का, वो क्या चीज़ लेके आ सकते हैं, क्या बेस्ट कर सकते हैं। ये टोटल उस जो प्रोसीजर होता है ना इलेक्शन का, वो सारे मूड्स हैं, जो मूड्स ऑफ मेथड है ना वो सारे हैं। पहला हमने पढ़ा इंट्रो कि इलेक्शन ज़रूरी है, इलेक्शन की प्रोसीडिंग है, उसमें अवाम पार्टिसिपेट करती है और अवाम वोटिंग के ज़रिए अपने जो रियासती मुंतखब नुमाइंदे उसको मुंतखब करती है और उसको हुकूमत में उसका शेयर बना देती है कि वो हुकूमत का हिस्सा बन जाता है ताकि हमारे मसाइल का हल हो सके। फिर उसमें आते हैं इलेक्शंस की आती हैं, डायरेक्ट इलेक्शंस और इनडायरेक्ट इलेक्शंस। डायरेक्ट इलेक्शन किस लिए होते हैं, जिसमें पब्लिक डायरेक्टली पार्टिसिपेट करे, और इनडायरेक्ट इलेक्शन क्या होते हैं, जिसमें जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, जैसा कि कौमी असम्बली के जो मेंबर्स हो गए, सेनेट के जो मेंबर्स हो गए, अगर उन्हें कोई पॉलिसी चेंज करनी है, कानून साजी करनी है तो उसमें शुमार होगा। थर्ड, फिर उसमें आते हैं जनाब काइंड्स आ जाती है उसकी इलेक्शंस की। फिर आता है जनाब वोटिंग की पावर्स, एब्सेंट ऑफ वोटिंग, यानी कि अगर वोटर नहीं है तो अगर उसने जानबूझ के वोट नहीं डाला, जिंदा है लेकिन वोट नहीं डाला, तो उसको वोट लाजमी डालना चाहिए, कंपल्सरी वोटिंग। दूसरी आगे जी फार्मर इलेक्शंस, ये जो होते हैं रस्मी तौर पर जो पर्पज़ हम पढ़ते हैं वो आगे के रस्मी तौर पर इलेक्शन क्या होते हैं। फिर सिलेक्टिंग कैंडिडेट, कि जिसने हिस्सा लेना है इलेक्शन में वो पहले आएगा, इलेक्शन में हिस्सा लेगा और अवाम उसको वोट आके सिलेक्ट करेगी, वोटिंग के जरिए सिलेक्ट करेगी। फिर राइट ऑफ वोट, यानी कि जिसकी एज ओवर 18 है उसके पास राइट है कि वोट कास्ट करे। फिर इसमें आता है जनाब वोटिंग बिहेवियर, ये बड़ा मैटर करता है। अगर वोटिंग बिहेवियर जा रहा है पॉजिटिव रेशो में, बूम कर रहा है, तो वो बूम करता हुआ अगर जा रहा है तो अवाम उस एक साइकी है कि जिधर की आवाज़ हो उधर अवाम का मेंटालिटी लेवल वहाँ पे लग जाता है। अगर फ़र्ज़ करें फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर जो मौजूदा हमारी जमातें हैं, अगर उनके मैं निशानों की बात करूँ तो अगर फ़र्ज़ करें बात बन जाती है जी शेर की, तो एक इन्वायरमेंट ऐसा क्रिएट हो जाता है जिसमें मेंटालिटी लेवल पे हर एक कहता है यार शेर को बोला। अगर इन्वायरमेंट बन जाता है जी दूसरी जमात का, जस्टिस पार्टी जैसे कि जिसका निशान बैट है, बल्ला है, तो सारे उसी को, क्योंकि इन्वायरमेंट इस तरह का क्रिएट हो चुका था कि वोटिंग बिहेवियर भी चेंज हो जाता है, उसका माइंड भी चेंज होता है, उसका थिंकिंग लेवल भी चेंज हो जाता है। फिर जनाब इसमें आता है एक वो है कंडीशन फॉर इलेक्शंस, इलेक्शन की कंडीशन क्या होनी चाहिए। फिर जनाब आता है जी पर्पस, ये एलिजिबल टू वोट, क्या वोटिंग एलिजिबल है कि नहीं है, वो वही तरीक़ाकार है। फिर जनाब आता है पर्पस ऑफ इलेक्शंस, इलेक्शन करने का मकसद क्या है। इलेक्शन मकसद ये है कि डेमोक्रेटिक कंट्री में हर एक को राइट होता है कि वो अपने वोटिंग के ज़रिए अगर किसी पॉलिसी के ख़िलाफ़ है, हुकूमत के ख़िलाफ़ है, तो वो उसमें चेंज लेके आए। ठीक हो गया। तो ये चीज़ें मैटर करती हैं। ये टोटल जनाब हमारा ओवरव्यू था जो हमने इलेक्शन, यहाँ तक पॉइंट में कोई ऐसी कन्फ्यूजिंग हो, ओके नहीं चेक तो कराएं अपना कंक्लूजन। Wasting the powers country, the purpose of giving to state to their fundamental rights, every individual's good.
हाँ जी भाई जी मुड़ के लिखा है कि बलाए इलेक्शन सिस्टम विच ये क्या स्टार्ट क्या स्टार्ट विच